when the force is applied on the body and it will cover some displacement, not a distance. Okay, known as work. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर हो, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होकर चली जाए, तो उस वक्त हम उसको कहते हैं बेटा कि दैट इज वर्क। तो आपने उस पर कोई काम किया, आपने उस पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करी, कुछ काम किया है। पहले भी हमने फोर्स का जिक्र किया, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हर दफा मूव करे। वो कभी कभी मूव करने के बजाय वो रोटेट भी कर रही होती है। कब ऐसा होता है कि जब बॉडी पर कोई फिक्स पॉइंट ना हो, कोई और ये कह लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ना हो। अगर कोई बॉडी हो और उसके ऊपर आपने क्या किया हुआ है, फोर्स अप्लाई करी, या आपने फोर्स अप्लाई करी और उसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन बना हुआ हो, तो इस कंडीशन में वर्क डन नहीं होगा, बल्कि इस कंडीशन में टर्निंग इफेक्ट आएगा बॉडी में, जिसको हम जो है वो टॉर्क कहते थे। उस पर भी फोर्स लगता था, मगर उस वक्त उस पर डिस्प्लेसमेंट होती थी, और जो डिस्प्लेसमेंट जिसको मूवमेंट आर के बराबर होती थी, तो वो टॉर्क था। तो टॉर्क वर्क डन नहीं होता कभी भी, याद रखना। ठीक है, जहां पर क्या कंडीशन है कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, that is allow freely to move anywhere, कि कहीं भी जो है वो फ्रीली मूव होकर जा सकता है। एक सरफेस पर ये रखा हुआ है और उस सरफेस पर हम इस पर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, और जिसकी वजह से ये बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं F D, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट is known as work। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। फोर्स, उसकी भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो दोनों फोर्सेज है, वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करवाया गया है, प्रोडक्ट करवाई गई है, तो हमें वर्क मिला। और इनकी जो दरमियान में, अगर इनको गौर से देखो यहाँ पर फिगर में, तो कौन सी प्रोडक्ट है? इन दोनों का एंगल पैरेलल है या कुछ और एंगल बन रहा है? पैरेलल। तो पैरेलल एंगल होने की वजह से बेटा यहां पर हम लगाया डॉट। ठीक है, और हमें वर्क मिल रहा है। अगर इसकी मैं मजीद मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं, मैथमेटिकल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या क्या लिखेंगे इसके, इन दोनों दरमियान में क्या हो रहा है? डॉट। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, द डॉट प्रोडक्ट between applied force and covered by body। बेटा यहाँ पर मैंने टॉर्क को इसलिए समझाया है ताकि आपको पिछला रिकॉल हो जाए। पहले जब हमने टॉर्क पढ़ा था ना, वहां पर भी एफ और आर ही था या एफ और डी ही था, मगर वहां टॉर्क बनता था जब परपेंडिकुलरली फोर्स लगती थी। इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है? यहाँ पर परपेंडिकुलरली 90 का है। लेकिन यहाँ पर अगर देखो इस कंडीशन में, दोनों पे अगर मैं फोर्स को ऐसे ना, फोर्स लाकर मैं यहाँ ले आऊं, तो ऐसे लग रही है फोर्स भी। इस वक्त इन दोनों के दरमियान में, इसको यहाँ से रिप्लेस कर दूं, इस वक्त इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है? पैरेलल है, 0 डिग्री है। तो उस वक्त यहाँ पर लगता है डॉट प्रोडक्ट। ये मैं क्लास में पहले भी आपको बता चुका हूँ, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया कि 90 अगर एंगल है किसी दो फोर्स के दरमियान और उसके दरमियान डिस्टेंस के दरमियान,
तो फिर उनके दरमियान टॉर्क प्रोड्यूस होगा क्योंकि यहाँ पर पाइवोट हुआ होता, एक जगह से फिक्स हुआ होता। ये रॉड जो है वो मूवेबल नहीं थी, ये मतलब इजी टू मूव नहीं थी, ये फिक्स हुई हुई थी, जस्ट लाइक द गेट या डोर वगैरह। जबकि ये ऑब्जेक्ट कहीं से पाइवोट या फिक्स नहीं हुआ था, ये फ्री टू मूव था, ये एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ा आसानी से मूव हो सकता है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए इस पर जब फोर्स लगेगी तो इस पर डिस्प्लेसमेंट होगी, और इसमें अगर फोर्स लगेगी तो इस पर टर्निंग इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये टॉर्क की एग्जांपल है जो हमने चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस की थी, यहाँ पर ये वर्क की एग्जांपल नहीं होगी। ओके, और ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज द वर्क। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। नाउ फॉर्मूले के बाद हम इसकी बात करेंगे इसके यूनिट की। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? एफ। एफ मतलब फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होगा बेटा? न्यूटन। एंड डी, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि न्यूटन मीटर तो हमने इसका यूनिट भी पढ़ा था, टॉर्क का, फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो इसका यूनिट भी न्यूटन मीटर था, ऐसा यूनिट। लेकिन वर्क का यूनिट भी न्यूटन मीटर तो निकलता तो जरूर है, मगर हम इसको समराइज कर देते हैं, और समराइज करके इसका यूनिट बनता है जूल। ठीक है, और जूल इसका यूनिट क्यों बनाते हैं, इसकी रीजन ये है कि वर्क हैज द सेम एनर्जी एज सॉरी वर्क हैज द सेम नेचर एज द एनर्जी, दैट्स व्हाई द वर्क, द यूनिट ऑफ वर्क इज समराइज्ड एज द जूल। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ वर्क, हाँ, वर्क एंड एनर्जी हैज सेम नेचर, that's why unit of work is also joule। हम चाहते तो वर्क को न्यूटन मीटर ही कह सकते थे, मगर हमें मालूम है कि वर्क एंड एनर्जी हैज द सेम नेचर। देखिए ना, सपोज करें आपके पास मोबाइल फोन है, और आपका मोबाइल फोन के अंदर जो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जिसको बैटरी कहते हैं, चार्ज जो आपका मोबाइल है, ये एक किस्म की इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। आपके मोबाइल में एनर्जी है 40%, ठीक है, मोबाइल आपका 40% चार्ज है। क्या आप इस 40% मोबाइल जो चार्ज है, इससे आप 60% या 70% तक का काम करवा सकते हैं? आप नहीं करवा सकते। आप कितना करवाओगे? जितना मोबाइल आपका चार्ज है, मतलब जितनी एनर्जी है, आप उतना ही वर्क कर सकते हो, उससे ज्यादा वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, या इनको इस सेंस में भी ले सकते हैं कि आप जितना वर्क करते जाओगे, आपने मोबाइल 100% चार्ज किया, आप जितना वर्क करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, उतना ही आपकी बैटरी, आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, जाया होती जाएगी, सर्व होती जाएगी। अंडरस्टूड? तो वर्क एंड एनर्जी हैज द सेम नेचर, उनकी नेचर सेम होती है। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़ी, देन फार्मूला, नेचर पढ़ेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला, डेफिनेशन पढ़ी, यूनिट निकाला। अब हम इसकी नेचर को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द नेचर। की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट हैज अ स्केलर इन नेचर, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। वेक्टर को वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर को वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर स्केलर क्वांटिटी आता है, जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर वेक्टर क्वांटिटी ही आता है। क्लियर? ये होप कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि लास्ट में ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बात हमने पहले भी इसमें डिस्कस की थी।
जैसे कि देखो टॉर्क की एग्जांपल हमने ली, फोर्स भी क्या था, वेक्टर प्रोडक्ट थी, डिस्प्लेसमेंट या सॉरी मोमेंट आरपी वेक्टर क्वांटिटी थी, तो दो वेक्टर्स को ऐड किया मगर क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है 90 डिग्री पर मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, जस्ट लाइक दिस। तो इनका रिजल्ट क्या मिला, टॉर्क, और टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, या पढ़ चुके हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूं। तो ये इस किस्म की, ये टॉर्क एग्जांपल है इस किस्म की मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। इसकी नेचर स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि ये दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन तो है मगर डॉट मल्टीप्लिकेशन है, तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो आंसर आपको मिलता है उसकी अपनी कोई न्यू डायरेक्शन नहीं, तो इसीलिए वर्क हैज नो डायरेक्शन, वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर आपको स्केलर क्वांटिटी मिलता है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्क। तो अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक चीज याद रखें, एंगल पर डिपेंड हो रहा है ना, तो दोबारा हम अपने पिछले टॉपिक पर वापस आते हैं ना। वापस आने के बाद हमने एक चीज यहाँ पे मिस कर दिया है कि वर्क को हमने पढ़ा था एफ डॉट डी, और मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट रिमूव होगा टाइप से पहले हम एक चीज और समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं दोबारा, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लाइक दिस, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये चेयर है जिसे यहाँ पर चेयर में रखी हुई है, मैं इस चेयर पर फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैं चेयर फोर्स लगा तो मेरी फोर्स की डायरेक्शन देखो कैसी है, हाथ स्ट्रेट लग रहा है बिल्कुल ऐसे, ऐसे सीधी सीधी फोर्स लग रही है, या इस तरह तिरछी फोर्स लग रही है। तो अब अगर आप देखोगे, आप जब हाथ लगा फोर्स लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए इस तरीके से, तो ड्रैग कर रहे हो मगर फोर्स आपकी टिल्ट लग रही है, तिरछी लग रही है, जस्ट लाइक दिस। फोर्स कैसे लग रही है, थोड़ी सी डायगोनल फोर्स लग रही है। तो आपने जब डायगोनल फोर्स लगाते हो, तो अब मुझे जरा बताओ कि ये ऑब्जेक्ट है जो आप ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे हो, ये कितनी फोर्स से खींच रहे हो, तो आप नहीं बता पाओगे ना। अब कैसे मालूम करेंगे इसको, इसका करेंगे हम कंपोनेंट्स ब्रेक। फोर्स क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर के हम कंपोनेंट बनाते हैं। देखिए कंपोनेंट कैसे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेक्टर इन y एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो ये वेक्टर वेक्टर की दो, देखिए वेक्टर के दो कंपोनेंट बनता है, एक कंपोनेंट बना x एक्सिस में जिसको हम कहते हैं f ऑफ x, और एक y कंपोनेंट y लाइन y एक्सिस में जिसको हम कहते हैं f ऑफ y। समझ में आ रहा है, तो दो इसके हमने कंपोनेंट बना दिए। अब जरा मुझे गौर से देख के बताइए, क्योंकि फोर्स तो हट गई, फोर्स तो खत्म हो गई, किस चीज में खत्म हो गई फोर्स, दो हिस्सों में टूट गई, एक x एक्सिस में और एक y एक्सिस में। अब जरा मुझे ये बताओ बेटा कि ये जो फोर्स है कंपोनेंट टूटे हैं x एक्सिस और y एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट कौन करवा रहा है, किस वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो x एक्सिस की वजह से फोर्स हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इसका मतलब y वाला जो कंपोनेंट है वो आपका यहां से बेकार हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसी फॉर्मूले को आप इसको प्रैक्टिकली खुद करके देखना। देखो कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे स्ट्रेच सीधे खींचते हैं, तो बहुत आसानी से किसी ड्रॉप को, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप हाथ अपना इस तरह बिल्कुल, वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा, आप हाथ का बिल्कुल पीछे की तरफ ड्रैग करो और अब उसको सीधे खींचने की कोशिश करो, बिल्कुल ऐसे सीधे। तो आप फोर्स लगा रहे हो वर्टिकली, ऑब्जेक्ट ड्रैग करवा रहे हो हॉरिजॉन्टली। तो जितना ज्यादा कंपोनेंट आपका वर्टिकल वाला होगा, वो कंपोनेंट आपका जाया हो रहा होगा। आप ऐसा नोट भी करोगे कि जैसे अगर हाथ रख के किसी चीज को खींचोगे ना, तो आपके हाथ पर लोड ज्यादा पड़ेगा, जबकि ऐसे खींचोगे सीधा बिल्कुल स्ट्रेट तो बहुत आसानी से खींच लेते हो, क्योंकि ये इसमें जो फोर्स आ रही है वो भी स्ट्रेट लग रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल हो रही है, वो ये वाली कंडीशन होगी।
इसमें कम फोर्स लगा के आप आसानी से किसी चीज को ड्रैग कर लेते हो। यहाँ पर आपको फोर्स की क्वांटिटी ज्यादा लगानी पड़ती है तब किसी चीज को ड्रैग कर पाते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इस फोर्स में कुछ पार्ट आपका जाया भी हो रहा है, और वो कौन सा वाला पार्ट है? जो वाई में। ठीक है, तो अब देखो जरा, इस यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यही फॉर्मूला आपका हो जाएगा एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ, मगर एफ नहीं है, एफ का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है? एक्स कंपोनेंट। एफ का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट करवाता है? एक्स। तो एफ एक्स इंटू डी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स बेटा, एक्स कंपोनेंट किसमें ओपन करना है? कॉस थीटा में, साइन थीटा में? कॉस थीटा में, बिल्कुल ठीक बेटा। तो एफ एक्स बराबर होगा एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह पर, डी अपनी जगह पर। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि W इज इक्वल टू एफ डी, एफ डी कॉस थीटा, ऐसे लिख सकता हूं। हम इस तरह भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अगर एंगल गिवन नहीं है तो एफ डॉट डी सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर उनके दरमियान में एंगल हमें गिवन है तो फिर हम डॉट प्रोडक्ट रिमूव करके यहाँ पर कॉस थीटा लगाते हैं। ठीक है, तो डिस्कस कीजिए व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द वर्क। वर्क पर कितने और कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करेंगे, और फैक्टर्स को हम कैसे पहचानते हैं? फैक्टर को हम हमेशा जो है वो फॉर्मूला को देख के पहचानते हैं, फॉर्मूला में उसका फैक्टर्स को निकालने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूले में हमारे पास है एफ डी और कॉस थीटा। तो एफ का मतलब फोर्स एक फैक्टर होगा इस पर, जगह दीजिए। ठीक है, तो नंबर 1 फैक्टर होगा फोर्स, जिसको हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं। जितनी ज्यादा अप्लाइड फोर्स लगाओगे उतनी ही ज्यादा जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगी, सॉरी वर्क होगा। भाई जितनी फोर्स लगाओगे उतनी बॉडी में काम होगा, जितना फोर्स नहीं लगाओगे उतने काम नहीं, कम होगा। तो एक तो फैक्टर हो गया आपका फोर्स का। दूसरा फैक्टर हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा कि जितने ज्यादा बॉडी ने जो है वो डिस्टेंस कवर किया हो, डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, इसका मतलब वर्क भी उसने उतना ही कवर किया होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट कम की कवर की है तो वर्क भी उसने कम किया होगा। और नंबर 3 जो है वो है एंगल। एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो ये इसका तीसरा फैक्टर होगा। तो ये जितना भी था आपका लेक्चर, वो हमारा वक्त तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेक्टर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये तमाम होप कि आपको तमाम अच्छा समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए टिल देन